नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो राष्ट्रपति की शक्तियों का ये दूसरा वीडियो है हमारा। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तथा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप है ना राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां और राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में नहीं पढ़े हैं तो महोदय आपसे निवेदन है कि आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और आपको सारे है ना वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है। चलिए आइए। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए देखें भाई। अब देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर ले हम। तो आज बात करेंगे हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं इनको जरा देखिए तो आप। न्यायिक शक्तियों का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति है वो न्यायपालिका में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, वो उसकी न्यायिक शक्तियां होती हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति की न्यायपालिका में क्या भूमिका है, अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करते हैं तथा शपथ दिलाते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। ये बात आपका है। अब व्यवहार में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो सीजेआई होते हैं, सीजेआई उन्हें शपथ दिलाते हैं और जो सीजेआई हैं वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ये बात लिखा हुआ है। मगर व्यवहार में क्या होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। देखते हैं भाई अगला, है ना। अब इतना बात तो हो गया। अब ये राष्ट्रपति और क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं और उनका स्थानांतरण सीजेआई की सलाह पर करते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वो हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करेंगे मगर उनको शपथ नहीं दिलाएंगे। हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वही शपथ दिलाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। अब देखिए तो अब बात कर ले भाई, हाई कोर्ट के जजों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ट्रांसफर कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पे करेंगे? तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के उनकी सलाह पर हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करते हैं राष्ट्रपति। इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 72 के तहत है ना न्यायपालिका संबंधी कौन सी शक्तियां हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट है, जैसे देखिए आपका मैटर कहाँ चलता है, तो पहले है ना लोअर कोर्ट में चले गए यानी जिला कोर्ट जिसे सत्र न्यायालय कहते हैं। वहां आपको कोई डिसीजन दिया गया, अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन से आप असंतुष्ट हैं तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से भी आप असंतुष्ट हैं तो आप कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दया याचिका यानी क्षमा याचना की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत। तो अब क्या करेंगे? जो व्यक्ति है ना दोषी सिद्ध हुआ है वो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करेगा। समझ रहे हैं ना। अब ये राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करेगा तो अब राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेगा। और राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार? तो देखिए अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की है ना जो शक्तियां होती हैं इसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं। तो अब राष्ट्रपति क्षमादान में क्या कर सकता है? देखिएगा पहला बात तो वो क्या कर सकता है कि सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा मिली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूर्णतया माफ कर दे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति को सजा मिला है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। ये ध्यान रखेंगे।
यानी राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है। कोई भी सजा हो, चाहे वो मृत्यु दंड का हो, चाहे वो फांसी हो, चाहे वो उम्र कैद हो, राष्ट्रपति उसे पूरी तरह माफ कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति चाहे तो सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे अब मान लीजिए जो भी एक्यूज है ना, जो दोषी है, वो कहे कि भैया मेरे घर में शादी है और मैं चाहता हूँ कि शादी अटेंड कर लूँ, उसके बाद मुझे सजा दी जाए। तो अगर कोर्ट इस पे सहमत नहीं होता है तो ये बात वो राष्ट्रपति के समक्ष रख सकता है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर देगा। इतना ध्यान रखेंगे। ये दो शक्तियां हो गई। तीसरा क्या है कि है ना, राष्ट्रपति चाहे तो सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ये शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 72 के तहत होती है। इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति चाहे तो सजा की प्रकृति को बदल सकता है। अब बदलने का मतलब क्या है? अगर मृत्यु दंड है तो उसे चाहे तो वो है ना आजीवन कारावास में बदल दे। आजीवन कारावास है तो चाहे तो 5 साल सजा कर दे, 10 लाख जुर्माना कर दे। यानी वो सजा की नेचर को बदल सकता है राष्ट्रपति, इसको ध्यान रखेंगे। और चौथा है कि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है। ये 4 शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक मेरे भाई। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के डिसीजन से, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगा सकता है। अब ये राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय ले सकते हैं? तो 4 प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। राष्ट्रपति चाहेंगे तो पूरी तरह से माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए है ना सजा को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो सजा को कम कर सकते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखो जरा, अब एक बात और है कि अगर मान लीजिए आप है ना दया याचिका तो लगाए हैं, अब जो दया याचिका लगाए हैं उसमें समय ज्यादा लग गया। क्या लग गया? राष्ट्रपति निर्णय लेने में समय ज्यादा लगा दिए। तो अब अगर आप राष्ट्रपति के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वापस आप राष्ट्रपति से होके पुनः आप हाई कोर्ट में नई याचिका लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आप राष्ट्रपति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में पुनः नई याचिका लगा सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। अब इसका आधार क्या बना था? तो राजीव गांधी जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो दोषी थे उन्हें क्या हुआ था कि ट्रायल कोर्ट ने फांसी दिया। अब मैटर ट्रायल कोर्ट से कहाँ गया? तो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया? उनकी फांसी को बरकरार रखा। अब देखिए मैटर हाई कोर्ट से कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फांसी को बरकरार रखा। समझ गए ना? अब देखिए, अब ये पूरा तामझाम होने में उन्हें 7-8 साल लग गए। 7 से 8 साल उनको लग गया कि सुप्रीम कोर्ट का फांसी तक। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो है ना दोषी होते हैं, अब ये लोग क्या करेंगे? तो दया याचिका लगाएंगे। किसके पास लगाएंगे? तो राष्ट्रपति के पास लगाएंगे। अब जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो निर्णय लेने में 7 से 8 साल लगा देते हैं कि इनको फांसी होगी कि नहीं होगी। इस प्रकार क्या होता है कि उनका लगभग 15 से 20 साल तक वो जेल में रह जाते हैं। सुन रहे ना आप? अब राष्ट्रपति भी है ना 7-8 साल बाद ये निर्णय देते हैं कि इनको फांसी होगी। तो जो उनका वकील था वो फ्रेश याचिका लगाता है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में। इसको ध्यान रखेंगे। अब जब मद्रास हाई कोर्ट में फ्रेश याचिका लगाएगा तो वो दलील देता है कि महोदय हमारे संविधान में क्या लिखा गया है ना, अनुच्छेद 20 एक अपराध के लिए एक सजा की बात करता है। तो ये तो इन्होंने एक अपराध किया है लेकिन इन्हें कितनी सजाएं मिल गई? तो 3-3 सजा मिल गया। इसको ध्यान रखेंगे। तो अब सजा वो गिनवाता है कि पहला सजा ये हो गया कि ये लगभग उम्र कैद की सजा काट लिए। उम्र कैद होता है 20 साल के करीब में। तो ये लगभग 20 साल से जेल में बंद हैं, इन्हें फांसी नहीं मिली। ये हो गया एक सजा। दूसरा, ये प्रतिदिन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं कि हमें आज फांसी मिलेगी कि कल फांसी मिलेगी, हम आज मरेंगे कि कल मरेंगे। तो ये हो गया 2 सजा। उसके बाद अब इन्हें अगर फांसी दे दिया जाएगा तो अब ये हो जाएगा तीसरी सजा। समझ रहे ना? तो अब ये एक अपराध के लिए 3-3 सजा हो गया।
इसको आधार बना के जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने फांसी पर रोक लगा दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भारत देश है, यहाँ आप प्रधानमंत्री भी मार देंगे ना तो आराम से आपको फांसी होगी। होगी कि नहीं होगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये केस किसका था? तो राजीव गांधी हत्याकांड था, लिट्टे के आतंकवादियों ने मारा था। इसको ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया ठीक मेरे भाई। अब क्या किया जा सकता है? तो ये 3-4 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है कि सजा को माफ कर सकता है और सजा को स्थगित कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है और सजा को कम कर सकता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो क्षमा याचना कर सकते हैं। अब देखिए, जो अपने है ना राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल के पास मात्र 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। राज्यपाल के पास ये है ना मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, होती तो चारों के चारों हैं, लेकिन राज्यपाल जो मृत्यु दंड होता है उसे वो पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। इसको ध्यान रखेंगे। बाकी वो भी है, मृत्यु दंड को छोड़कर कोई अन्य सजा है तो उसे वो समाप्त कर सकता है ना। और अगर सजा को कम भी कर सकता है, सजा को स्थगित कर सकता है, सजा की प्रकृति बदल सकता है। यानी राष्ट्रपति को जितनी शक्तियां क्षमादान के रूप में प्राप्त हैं राज्यपाल को भी प्राप्त हैं, किंतु जो राज्यपाल होंगे वो मृत्यु दंड अथवा फांसी को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, ये तो हो गया। अब बात होती है कि है ना न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति और क्या कर सकता है न्यायपालिका में। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बिंदु पर सलाह ले सकता है। ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति को अगर है ना शासन व्यवस्था या कुछ कानूनी या फिर लीगल एडवाइस लेना है तो राष्ट्रपति किसी भी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब ये तो सलाह मांग सकते हैं, इनका एक पावर हो गया, अधिकार हो गया। अब सलाह देने के लिए क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मर्जी सलाह दे अथवा सलाह न दे। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी। राष्ट्रपति तो सलाह मांग सकते हैं, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है कि सलाह देगा अथवा नहीं देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अगर वो सलाह देना चाहता है अथवा देगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बनेगी। इसको ध्यान रखेंगे। कम से कम 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा और यही जो संवैधानिक पीठ होगी ये राष्ट्रपति को सलाह देगी। इन्हें ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह किसी भी बिंदु पर मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी सलाह देगा तो 5 जजों की कम से कम बेंच बनाएगा जिसे संवैधानिक बेंच कहा जाता है और ये पूरी बेंच उन्हें सलाह देगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे ही दिया है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। जैसे राष्ट्रपति को कोई सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। इतना ध्यान रखिएगा। समझ रहे ना मेरे भाई। अब देखिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि जो सलाह है वो स्वविवेक के आधार पर अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोनों ओर से ले सकता है। ये स्व नहीं है, ये क्या है? स्व है। तो ये स्वविवेक है। तो राष्ट्रपति स्वविवेक अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर है ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। क्या देखा हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में कि जो राष्ट्रपति है ना वो क्या कर सकता है? तो जजों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाएगा और जो हाई कोर्ट है ना उसके जजों का ट्रांसफर करेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। ये देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा न्यायिक शक्ति में कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगा सकता है। अब दया याचिका लगाएगा तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस पे है ना उसकी सजा को पूरी तरह समाप्त कर सकता है ना, चाहे वो मृत्यु दंड हो चाहे कुछ भी हो। उसके बाद सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है और सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा है कि अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बिंदु पर सलाह ले सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई आपकी है ना राष्ट्रपति की न्यायपालिका संबंधी शक्तियां।
अब हम देखेंगे भाई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं, यानी वित्त के मामले में, धन के मामले में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां होती है। अब बात हम कर लें धन विधेयक की, है ना। जो धन विधेयक होता है, पहली बात तो कोई भी धन विधेयक है वो सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही सदन में रखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही लोकसभा में रखा जाएगा। याद रखेंगे धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक जब भी रखा जाएगा तो लोकसभा में पहले रखा जाएगा, राज्यसभा में बाद में रखा जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक रखा नहीं जाता। अब क्यों नहीं रखा जाता, इसका कारण क्या है कि जो आपका है ना लोकसभा है, वो लोकसभा लोअर हाउस है और लोगों का सदन है। ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है, तो लोकसभा। तो पैसा किसका है, भारत के लोगों का है, इसलिए जो आपका धन विधेयक है वो लोकसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जब राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी राज्यसभा, तो इसलिए वहां पे आपके है ना धन विधेयक रखे नहीं जाते हैं। चलो भैया अब देखते हैं। अब जो धन विधेयक है ना, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कहाँ रखे जाएंगे, तो लोकसभा में रखे जाएंगे। अब लोकसभा में रखे जाएंगे तो अब क्या होगा भाई मेरे, तो देखिएगा दोनों सदनों से पास हो जाएगा अगर धन विधेयक, समझ रहे हैं ना, दोनों सदनों से पास होने के बाद धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। समझ रहे हैं ना, इतना ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया मेरे, ये तो हो गया। अब बात कर लें है ना कि धन विधेयक तो हो गया है। अगला बात है आपका अनुच्छेद 267। अब देखिए आकस्मिक निधि के बारे में अगर हम बात करें तो आकस्मिक निधि क्या कहती है, देखिएगा आकस्मिक निधि धन विधेयक के संबंध में तो हमने पढ़ लिया। अब आपातकालीन इमरजेंसी फंड इसको बोलते हैं, यानी अगर कभी आकस्मिक स्थिति आ जाए तो उसमें है ना सदन नहीं चल रहा होता है, तो जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, उसे अगर धन की आवश्यकता है तो अब ये धन कहाँ से मिलेगा, तो आकस्मिक निधि से मिलेगा। इसे ध्यान रखेंगे, यानी जब कभी सदन नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना, और धन की आवश्यकता है तो हमें फंड कहाँ से मिलेगा, आकस्मिक निधि से मिलेगा। अब आकस्मिक निधि में क्या होता है कि इस पर पूर्ण अधिकार होता है राष्ट्रपति का। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे, समझना मेरे भाई। एक होता है संचित निधि और एक होता है आपका आकस्मिक निधि। जो संचित निधि होती है कंसोलिडेटेड फंड, वहां पे क्या होता है कि संसद से अनुमति लेनी होती है, और जो आकस्मिक निधि होता है यहाँ पर राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ, अब ये तो बात हो गई। अब बात कर ले अनुच्छेद 280। क्या कहता है अनुच्छेद 280, तो वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, और वित्त आयोग में क्या होगा कि 1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल कितने में, 280 में। कितने सदस्य होते हैं, तो 1 अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, यानी कुल 5 मेंबर होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। ये हो गई किसकी शक्तियां, तो राष्ट्रपति की, है ना, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में क्या होगा कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में रखे जाएंगे। अगर धन विधेयक पास हो गया है दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति उस पर अनिवार्य रूप से सहमति यानी अनुमति प्रदान करेंगे। उसके बाद क्या है कि आकस्मिक निधि 267, राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि होता है, और जब सदन नहीं चल रहा होता है, इमरजेंसी में फंड की आवश्यकता होती है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी अनुमति से आकस्मिक यानी इमरजेंसी फंड से पैसा रिलीज होता है, पैसा खर्च होता है। ठीक मेरे भाई,
उसके बाद क्या है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, तो अनुच्छेद 280 है ना के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग में एक सदस्य सहित चार यानी एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अब कूटनीतिक शक्तियों में देखना है भाई कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखिए राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, ये सेनाओं है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और भारत की ओर से युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक। और कभी अगर भारत से युद्ध की बात होगी तो युद्ध की घोषणा कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इसे ध्यान रखेंगे। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां हैं। तो जैसे विभिन्न देश हो गए ना, तो वहां पे जब राजनयिक संबंध स्थापित करने होते हैं तो अपने देश से है ना वो राजदूत वहां पे भेजे जाते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग राजदूत होते हैं। अब राजदूत हो गए, अब एक होते हैं हाई कमिश्नर उच्चायुक्त। तो उच्चायुक्त लोग होते हैं, तो इनको क्या होता है कि जो देश अंग्रेजों के द्वारा कभी गुलाम बनाए गए थे, जहां पे अंग्रेजों का शासन था, तो वहां के जो राजदूत होते हैं उन्हें उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो जो राजदूत हो गए, जो उच्चायुक्त हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये दूसरी शक्ति है कूटनीतिक। तीसरी शक्ति क्या कहता है कि जो बाहर के देश के अगर है ना राजदूत या उच्चायुक्त भारत में आएंगे तो उनकी नियुक्ति के समय उनका जो आईडी कार्ड है वो राष्ट्रपति के पास जमा कर लिया जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में क्या है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का है ना सर्वोच्च सेनापति होता है और भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति जो राजदूत और उच्चायुक्त हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो अन्य देश के राजदूत या उच्चायुक्त भारत में हैं, जब वो आते हैं भारत में नियुक्त होते हैं तो उनके जो आईडी कार्ड है वो भारत के राष्ट्रपति के पास जमा हो जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। ये हो गई राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। अगर मेरे भाई सेशन पसंद आ रहा हो है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए देखिए तो बात कर लें हम आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, ठीक। आइए पहली बात कर लें तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी की बात कौन करता है, अनुच्छेद 352। दूसरी आपातकालीन शक्तियां हैं है ना राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, 352, 356 और 360। अनुच्छेद 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और तीसरा है ना वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये इमरजेंसी शक्तियां हैं। अब आइए आगे चलते हैं भाई। अगर आप चैनल पे नए हैं महोदय, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी, ठीक मेरे भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे है ना कि आपातकालीन शक्तियों के बारे में। अब राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं तो वो क्या है और राष्ट्रपति कैसे यूज करेगा, आपातकालीन शक्तियां कब लगाई जाती हैं, आपातकाल क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, किसके बारे में बात करना है, तो अनुच्छेद 352 याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 352 में है।
अब देखिएगा अनुच्छेद 352 में है, तो क्या लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा, इसके आधारों का उल्लेख भी कहाँ है, तो अनुच्छेद 352 में है। कौन कौन से आधार है, तो पहला आधार क्या है, बाह्य आक्रमण। अगर कभी, है ना, भारत पर बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो उस समय अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे तो अनुच्छेद 352 लग जाएगा। दूसरा है कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया जा सकता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। देखिए पहले ये सशस्त्र विद्रोह नहीं था, समझ रहे हैं ना, देखिएगा पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, समझ रहे हैं, बाद में सशस्त्र विद्रोह किया गया था, स्टार्टिंग में सशस्त्र विद्रोह नहीं था। पहले क्या था, केवल आंतरिक असंतोष था, इसकी जगह पे क्या था, आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष। अब देखिएगा यानी तीन आधार थे, बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध में शामिल हो जाए, और प्रारंभिक में क्या था, आंतरिक असंतोष हो जाए। तो इन तीनों आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग में आंतरिक असंतोष था, बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया, आंतरिक असंतोष को। अब देखो आप, अगर ये तीनों बातें एक साथ हो ये जरूरी नहीं है, कोई एक बात होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, 352 लगाया जाएगा। दूसरी बात, ये तीनों बातों में से किसी भी बात का वास्तविक रूप में होना भी जरूरी नहीं है, केवल संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी बाह्य आक्रमण होने की संभावना है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। भारत किसी युद्ध में शामिल होने ही वाला है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। भारत सरकार को लगता है कि सशस्त्र विद्रोह होने वाला है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइए अब बात कर लें राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा। ठीक है, तो पहली बार बात कर लें तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था मेरे भाई कब, तो 1962 में। पहली बार कब लगा था, 1962 में। कब लगा था, तो भारत और चीन युद्ध के समय, यानी भारत चीन युद्ध के समय लगा था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। दूसरी बार कब लग रहा है, तो है ना, दूसरी बार आपातकाल 1971 में लगेगा, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। यानी भारत और जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान, पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना था तो उस समय 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था आपका दूसरी बार आपातकाल। और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वीवी गिरी थे, इसको ध्यान रखेंगे, वीवी गिरी। तीसरी बार, और ये तीसरा ही इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार लगा था 1975 में, और ये लगाई थी इंदिरा गांधी। और आधार क्या था, आंतरिक असंतोष के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो भारत में कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा था, तो 1962 में लगा था, भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार कब लगा था, तो दूसरी बार लगा था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर लगा था, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आंतरिक असंतोष ऐसा कुछ था ही नहीं। उस समय हुआ क्या था कि, है ना, जो चुनाव हुए थे, चुनाव में इंदिरा गांधी ने धांधली करवाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके चुनाव को कैंसिल कर दिया था। तो आनंद फानन में आके जो इंदिरा गांधी है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देती हैं, बस इतनी सी बात थी, समझ रहे हैं ना। कोई आंतरिक असंतोष नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये जबरदस्ती लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, एक तरह का तानाशाही का माहौल हो गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो जरा, ये तो हो गया कि भारत में अभी तक 3 बार ही लगा है। तो अब ये आंतरिक असंतोष जो शब्द है, इसी के आधार पर इंदिरा गांधी ने मात्र एक फोन कॉल किया था, किसको, फखरुद्दीन अली अहमद को। इनको केवल फोन कॉल पे कहे थे कि आप है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। तो आकाशवाणी पे एक रेडियो संदेश आया और उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब जब, है ना, 1976 आएगा
उसके बाद चुनाव ना होंगे, फिर सब कुछ ठीक होगा। जब ठीक होगा तो 44वां संविधान संशोधन होगा, और इस समय अब प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो जनता पार्टी की सरकार होगी। 44वां संविधान संशोधन होगा, मोरारजी देसाई की सरकार होगी, और 1978 का समय होगा। उस समय संविधान में संशोधन होगा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको काउंटर करने के लिए। अब क्या होगा इसमें, तो जो आंतरिक असंतोष जैसा शब्द था इसे हटा दिया जाएगा, इसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाएगा। यानी अब जो आपातकाल लगेगा ना, वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगेगा, आंतरिक असंतोष के आधार पर नहीं लगेगा। पहली बात तो ये किया गया कि आंतरिक असंतोष को हटा दिया गया, है ना। दूसरा शब्द क्या डाला गया, तो सशस्त्र विद्रोह। अब देखो सशस्त्र विद्रोह डाला गया तो वहां तो उन्होंने फोन करके लगवाया था, इंदिरा गांधी ने बस फोन किया था फखरुद्दीन अली अहमद के पास, तुरंत क्या लग गया था, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। किसी मंत्रिपरिषद में कोई, है ना, प्रस्ताव, कोई चर्चा, कोई लिखित सिफारिश, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसको सही करने के लिए क्या किया गया है कि इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। और क्या किया गया कि अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश देनी पड़ेगी, उसके आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई, इसे ध्यान रखेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, आंतरिक असंतोष नामक शब्द को हटाकर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और कब लगेगा, तो मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर ही, है ना, आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई, वैसे नहीं किया गया, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अब ये तो हो गया। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, आप अगर मंत्रिमंडल शब्द की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो देखो आप, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो लगने के बाद क्या होगा कि संसद की अनुमति के बिना, यानी अगर आप संसद से अनुमति नहीं लिए हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल को केवल 1 महीने तक ही चला सकते हैं। समझे ना आप, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो संसद की अनुमति लेनी होगी, और अनुमति अगर आप नहीं लेंगे तो अधिकतम 1 महीने तक ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक, अब आओ जरा देखो, तो अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा 1 महीने तक। अब 1 महीने तक लगाया जाएगा, 1 महीने के बाद अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल और लंबा समय तक रहे तो संसद से अनुमति लेनी होगी। अगर 1 महीने के भीतर अनुमति नहीं मिलती है तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, ये तो हो गया, और संसद से अनुमति ले लिए हैं, है ना, और स्वतः समाप्त अगर 1 महीने के भीतर नहीं हुआ तो आपको पास करवाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो जरा, अब जो आपका, है ना, अनुमति लेने के चक्कर में क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, समझ रहे ना, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करना होगा। यानी संसद, देखिए आपको परमिशन लेना है तो परमिशन के लिए क्या होगा, जो प्रस्ताव आएगा वो संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा तो अनुमति मिल जाएगी, और आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 6 महीने तक चलेगा। यानी आप लगा सकते हो, लगाने के केस में क्या होगा कि 1 महीने के भीतर परमिशन लेना है, और परमिशन अगर मिल जाएगा तो कितने महीने तक चलेगा, तो 6 महीने तक चलेगा, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक चलेगा। परमिशन के केस में क्या होगा कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास होना चाहिए, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अब 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल चलेगा और आपको लगता है कि और बढ़ाना चाहिए तो पुनः आप परमिशन ले लीजिएगा, फिर अगले 6 महीने तक चलेगा, और ऐसे करके आप, है ना, कितना लंबा समय तक आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, मिनिमम कितना दिनों तक होगा, तो ऐसी कोई बात लिखा हुआ नहीं है। आप चाहे तो हर 6 महीने में, है ना, परमिशन लेके बार बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं।
अब देखो जरा, अब मान लो संसद ना चल रहा हो या लोकसभा भंग हो चुकी हो, तो उस केस में क्या होगा कि जब लोकसभा भंग हो गई होगी तो केवल आपको राज्यसभा से ही परमिशन लेनी होगी। यानी राज्यसभा से आपको परमिशन लेना होगा, और राज्यसभा से परमिशन ले लिए हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन भी आपकी लोकसभा गठित होगी उसके 30 दिनों यानी 1 महीने के भीतर लोकसभा से भी अनुमति लेनी होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर लोकसभा से अनुमति नहीं होता है, लोकसभा उसे कैंसिल कर देता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, अब ये तो हो गया कैसे मिलेगा, है ना, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा, कैसे लगेगा, 352 के बारे में बात हो गई। अब लग जाएगा तो प्रभाव क्या होगा, इसको देखिए जरा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। इनको ध्यान रखेंगे। यानी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, आपके मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्या कहता है अनुच्छेद 358? अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा या निलंबित हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा ना तो अनुच्छेद 19 अपने आप सबसे पहले ये खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पे है तो उस समय जो 19 है ये निलंबित नहीं होगा, ये बचा रहेगा। समझ रहे ना? बाह्य आक्रमण है, युद्ध में शामिल हो जाने पर है, तो जो आपका अनुच्छेद 19 है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पे है तो अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होगा, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अब अनुच्छेद 359 क्या कहता है? अनुच्छेद 359 ये कहता है कि, है ना, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष जो आपके अनुच्छेद हैं उनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी आपके 20 व 21 को छोड़कर जो शेष आपके मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 359 में। उसके बाद क्या कहता है ना, अनुच्छेद 359 हो गया। अब देखिएगा अनुच्छेद 350 क्या, ये 250 क्या कहता है कि इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। इतना ध्यान रखेंगे। यानी अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है तो जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। तो वापस एक बार सुन लीजिएगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगेगा तो जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी शेष जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होगा कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? अब देखो जरा, ये तो हो गया है ना। अब बात कर लें अनुच्छेद 352 क्या कहता है। अनुच्छेद 352, अब अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल हटाना है तो क्या होगा। तो अनुच्छेद 352 ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि सदन चल रहा हो तो लोकसभा के 1/10, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछता है कितने सदस्य, तो 1/10 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष आपातकाल हटाने का अनुरोध करें तो 14 दिनों के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी, और यदि लोकसभा में आपातकाल हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी हमने देखा आपातकाल कैसे लगेगा, अब हटाना कैसे है, तो इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। क्या बोल रखा है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष अगर वो, है ना, ये बात रखें कि आपातकाल हटाने के लिए अनुरोध करें तो राष्ट्रपति 14 दिनों के भीतर क्या करेंगे, तो लोकसभा का बैठक बुलाएंगे। अब बैठक बुलाने में क्या होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा हटाने संबंधित। अगर आपातकाल हटाने संबंधित प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई? अब आइए जरा, अब ये तो हो गया आपातकाल समाप्त हो गए। अब आगे बात कर ले हम, है ना,
कि भाई आपातकाल पहले जो था मूल संविधान में वो पूरे देश में लागू करने का प्रावधान था, यानी आपातकाल जब भी लगता था तो पूरे भारतवर्ष में लगता था। लेकिन अब क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आपातकाल को भारत के किसी भी भाग में लगाने का प्रावधान किया गया। इन्हें ध्यान रखेंगे, यानी पहले आपातकाल अगर लगता था तो पूरे भारत में, लेकिन अभी में व्यवस्था क्या है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि अगर आपको लगता है केवल यूपी में लगाना है तो यूपी में आपातकाल लगेगा। अगर आपको लगता है ना, कि यूपी के गोरखपुर में आपातकाल लगाना है, पर्टिकुलर गोरखपुर में, तो गोरखपुर में आपातकाल लगाया जा सकता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर भाग में आपातकाल लगा सकते हैं, पूरे देश में या पूरे राज्य में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो भाई मेरे उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करके उन्हें भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। और ये जो आपका बेल आइकन है इसे आप दबा दीजिएगा, ताकि जो नए नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आपसे उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बोल दीजिएगा वो भी कर लें। और भाई मेरे, है ना, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राम।